Hello dear students, greetings of the day. I Professor Vishnukant Dwivedi. I am going to proceed our chapter heat treatment. In the last class we have discussed about heat treatment and phase transformation. Now we are going to start and proceed like about surface heat treatment. So our topic will be related to the case carburizing, cyaniding, boriding, nitriding, laser hardening, flame hardening, ion implantation, and these I will cover today. So our सरफेस हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? सरफेस हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है जो कि केवल सरफेस पे काम करता है बेटा। अभी तक जैसे हम लोगों ने बल्क हीट ट्रीटमेंट देखा था, उसमें एनीलिंग था, नॉर्मलाइजिंग वगैरह था, तो ये पूरे के पूरे ओवरऑल वॉल्यूम पे काम करता है। लेकिन जो सरफेस हीट ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हम केवल सरफेस को ही हीट ट्रीट करते हैं। मतलब कहने का कि यदि अगर आपके पास कोई स्पेसिमेन है तो उस स्पेसिमेन की जो सरफेस होगी, केवल उसी सरफेस पे हमें हीट ट्रीट करना है, जिससे उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को हम अल्टर कर सकें, चेंज कर सकें। अब सरफेस हीट ट्रीटमेंट में हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें सरफेस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कहते हैं अलग चाहिए, और जो हमें इनर प्रॉपर्टीज़ जो है, इनर क्या कहते हैं मटेरियल है या वॉल्यूम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हमें अलग चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई केस लेते हैं, क्या कहते हैं आपके पास कोई स्पेसिमेन है और हमें उसका जो टॉप सरफेस है, उसकी टॉप सरफेस हमें हार्डर चाहिए, लेकिन और हमें जो क्या कहते हैं जो अंदर का जो मटेरियल है वो हमें टफ़र चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग सरफेस हीट ट्रीटमेंट जैसे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। अब सरफेस हीट ट्रीटमेंट केवल एक अभी फिनोमिना है कि हम इस पर केवल सरफेस पे काम करते हैं। हम ओवरऑल पूरे हीट ट्रीटमेंट जो है अभी तक जो हम लोगों ने देखा था एनीलिंग वगैरह में, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम पे होता था, पूरे के पूरे बल्क में होता था, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल सरफेस पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देयर आर सिचुएशंस। अब यहाँ पे कभी होता है तो हमारे पास एज़ पर रिक्वायरमेंट जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग सरफेस हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है बल्क हीट ट्रीटमेंट की, हमें पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल बॉडी का क्या कहते हैं हमें प्रॉपर्टी चेंज करना होता है, तो हम वहाँ पे बल्क हीट ट्रीटमेंट वाले प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। तो अब इसमें से क्या कहते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है? तो केस हार्डनिंग प्रोसेस दो तरीके के हो सकते हैं। केस हार्डनिंग थर्मोकेमिकल होता है, एक होता है थर्मोमैकेनिकल। तो थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट की यदि अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, बोराइडिंग एट्सेट्रा। और जब भी हम थर्मोमैकेनिकल की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्लेम हार्डनिंग हो सकता है, इंडक्शन हार्डनिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम हार्डनिंग हो सकता है, लेज़र हार्डनिंग हो सकता है एट्सेट्रा। तो कहने का मतलब है जो हम लोग सरफेस हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, उस सरफेस हीट ट्रीटमेंट में आपका दो चीज़ें हैं उसमें, एक है थर्मोकेमिकल और एक है थर्मोमैकेनिकल। तो थर्मोकेमिकल के अंदर है कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, बोराइडिंग, और थर्मोमैकेनिकल के अंदर है आपका फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेज़र हार्डनिंग एट्सेट्रा। अब हम लोग इसको वन बाय वन जो है वो देखेंगे। अच्छा, ये थर्मोकेमिकल और थर्मोमैकेनिकल नाम क्यों पड़ा है? तो बेटा इसलिए पड़ा है क्योंकि थर्मो तो दोनों में है, क्योंकि हीट तो दोनों में चाहिए, है ना। तो हीट हमें क्या चाहिए? हीट हमें दोनों में चाहिए। अब इस हीट को यूज़ करके अब हीट और केमिकल का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो थर्मोकेमिकल है, और अगर हीट और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो थर्मोमैकेनिकल है। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब जैसे थर्मोमैकेनिकल विच इन्वॉल्व्स फेज ट्रांसफॉर्मेशन बाय रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द आउटर सरफेस। ये सारे के सारे आज सरफेस हीट ट्रीटमेंट की बात करने वाले हम लोग, सारे के सारे आउटर सरफेस पे ही बात होनी है। तो नेक्स्ट अपना एज पर आवर सिलेबस हमारा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री में ये ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यदि अगर किसी भी मटेरियल में जहाँ पे हार्डनेस चाहिए उसकी सरफेस पे, तो वहाँ पे कार्बोराइजिंग जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस माना जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या होता है? तो सिंपली बात बेटा ये है कि कार्बोराइजिंग मतलब एडिशन ऑफ कार्बन, कार्बोराइजिंग मतलब एडिशन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन को जो भी हमारा एलॉय है, आयरन कार्बन का जो एलॉय है, उसमें हम लोग डिफ्यूज़ करते हैं। इस कार्बन को हमें एक्चुअली डिफ्यूज़ करना होता है। अब ये कैसे होता है? जो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, जिसको आप लोग क्या क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोल सकते हो, इससे जब हम ज़्यादा हीटिंग करते हैं और उसके बाद इस स्पेसिमेन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखा जाता है। अब कितने देर के लिए होल्ड किया जाता है डिपेंड करता है आपकी स्पेसिमेन की जो थिकनेस है और उसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे ही इसको होल्ड करके रखा जाता है कार्बन के प्रेजेंस में, तो ये जो है आपका जो स्पेसिमेन होता है वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कार्बन है वो सॉलिड सोल्यूशन में ये एब्जॉर्ब होता है। मतलब कहने का कि सॉलिड सोल्यूशन इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे जितने भी हीट ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, मतलब मोल्टन फॉर्म में तो चाहिए नहीं। तो ऑस्टेनाइट एक ऐसा फेज है जो हम लोगों ने देखा था आयरन कार्बन डायग्राम में, ये वहाँ पे कार्बन जो है ये एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, ऑस्टेनेटिक फेज और फेराइट स्टेट, दो स्टेट हम लोगों ने देखा था, एक ऑस्टेनाइट और एक फेराइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा थी, आप देख सकते हो कि ऑस्टेनाइट वाले फेज में, क्योंकि फेराइट वाला तो सिंपली एक तरीके से प्योर आयरन वाला क्या कहते हैं स्टेट था। तो ऑस्टेनाइट वाले केस में क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसलिए जो ऑस्टेनेटिक स्टील वगैरह जो होते हैं वो उसमें क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाता है। तो कार्बोराइजिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू पैक, लिक्विड एंड गैस कार्बोराइजिंग। अब इसमें से भी कार्बोराइजिंग मतलब सिंपल एडिशन ऑफ कार्बन या डिफ्यूजन ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन या ऑन द स्पेसिमेन ऑफ स्टील या ऑन द स्पेसिमेन ऑफ एलॉय ऑफ एन आयरन एंड कार्बन। अब कार्बोराइजिंग जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं बेटा, पैक, लिक्विड एंड गैस। इसमें से भी जो मोस्ट यूज़ होता है, अब इसमें सिलेबस में आपके केवल कार्बोराइजिंग दिया है, तो इसमें से जो जनरली गैस कार्बोराइजिंग ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब ये आपको फिगर दिख रहा है गैस कार्बोराइजिंग के बारे में। तो यहाँ पे गैस कार्बोराइजिंग जो है, नहीं चाहिए, गैस कार्बोराइजिंग जो है वो क्या होता है, यहाँ पे ये क्लोज चैम्बर है, एक क्लोज्ड यहाँ वो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल्व के थ्रू ये क्या होता है, कार्बन रिच गैसेस जो है वो एंटर करती हैं। अब कार्बन रिच गैसेस कौन कौन सी हो सकती है बेटा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। इस तरह से जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ से ये एंटर करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करने का मतलब ये जो स्पेसिमेन है ये हीटेड है, जो मतलब जिस पे हमें क्या कहते हैं एडिशन ऑफ कार्बन या डिफ्यूजन ऑफ कार्बन करना है। तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम यहाँ पे फ़ैन इसलिए लगा के रखें कि ताकि ये प्रॉपरली डिफ्यूज़ हो सके, चारों तरफ उसके सरफेस पे इजीली डिफ्यूजन हो सके। और ये जो गैसेस है, ये जो अनवांटेड गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो गैसेस है जो रिलीज़ होती हैं, वो यहाँ से बाहर की तरफ जाए। और ये जो गैसेस जो यहाँ पे ट्रैप हो रही है वो कौन सी गैसेस है, कार्बन रिच गैसेस है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे कार्बन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द एलॉय। Gas carburizing is a process in which the surface of the component is saturated with carbon in gaseous atmosphere containing iron. अब ये कैसे अकम्प्लिश होता है, तो आप देख सकते हैं कि गैस टाइड फर्नेस में इसको क्या कहते हैं, हीट किया जाता है 870 से 940 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ फ्लडेड विद सुटेबल गैस सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा। तो ये जो है क्या कहते हैं, फर्नेस जो है यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, ये आपकी गैसेस जो हैं वो कार्बन रिच गैसेस हैं, जिनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। तो अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है यहाँ पे, ये इस स्पेसिमेन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इन्हेंस हो जाती है। अब इस प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप कार्बोराइजिंग करेंगे तो सरफेस उसका क्या हो जाता है, हार्डर हो जाता है। अब हार्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फैटिग रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहते हैं बढ़ेगा। और अंदर का जो उसका कोर होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो हमारा टफर होता है, उसमें टफनेस ज़्यादा होती है, और बाहर के सरफेस में हार्डनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ गैस कार्बोराइजिंग इज दैट इन द प्रोसेस द ओरिजिनल टफनेस एंड डक्टिलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो अंदर की जो टफनेस और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, केवल और केवल इसके सरफेस पे ही इफेक्ट करता है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग का इफेक्ट है। नेक्स्ट है साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग में क्या करते हैं, साइनाइडिंग में भी क्या कहते हैं, हम डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कार्बन करते थे, यहाँ पे कार्बन ना करके हम कुछ और करते हैं, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन को हम करते हैं, ठीक है। तो सरफेस लेयर ऑफ स्टील इज हार्डेंड बाय एडिशन ऑफ बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। साइनाइड इज कैरिड आउट इन अ लिक्विड बाथ ऑफ NaCN, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्ट है उसको हम लोग इमर्स करते हैं लिक्विड बाथ में। जो हमारा हॉट स्पेसिमेन होता है, जो हमारा गर्म होता है, वो 800 से 960 डिग्री सेल्सियस के में हम क्या कहते हैं, NaCN के उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, जिसमें NaCN जो है कार्बन और नाइट्रोजन का जो क्या कहते हैं कंपोजिशन होता है वो अराउंड 25 to 80 या 85-90% तक उसमें हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, हम मोल्टेन बाथ जो हमने बना के रखा है, जिसमें हमने इमर्स किया हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसमें एक एयर की सप्लाई भी देते हैं।
एयर की सप्लाई इसलिए देते हैं ताकि जो है वो हमारा जो स्पेसिमेन हमने इमर्स करके रखा हुआ है वो ईजिली कूल हो सके। अच्छा, जितना ईजिली कूल होगा उतनी जल्दी वो क्या होगा, उसका सरफेस जो है वो हार्डर होगा। तो NaCN रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अब अंदर क्या होता है, जब NaCN जो है जो जिस सोल्यूशन में हमने डाल रखा है उस स्पेसिमेन को, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से जो एयर हम जो डाल रहे हैं वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन सो फॉर्म्ड इन एटॉमिक फॉर्म डिफ्यूज इन द स्टील। अब वहाँ से जो कार्बन और नाइट्रोजन बना, ठीक है, ये जो NaCN से जो हमें कार्बन और नाइट्रोजन मिल रहा है वो क्या करता है, वो स्टील में डिफ्यूज़ होता है एंड गिव थिन वियर रेजिस्टेंस लेयर। एक लेयर हमें फॉर्म होती है जो कि क्या होती है, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन की लेयर होती है, और जो क्या कहते हैं, क्या करता है, जो कि हार्डनेस को वो इंक्रीज़ करता है। तो साइनाइडिंग भी एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की एक तरीके से डिफ्यूज़न होता है उस स्पेसिमेन में, और इसकी जो केस की जो डेप्थ होती है वो 0.5 से 2 mm तक हो सकती है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है जो जहाँ पे शॉक है, फटीग है या इम्पैक्ट जैसे क्या कहते हैं इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ये सूटेबल नहीं माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेस। तो साइनाइडिंग में जो हम कार्बन और नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ करा रहे हैं तो वो जहाँ पे हमें क्या कहते हैं कम उसका इफेक्ट देखने को मिले वहाँ पे ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बोरानाइजिंग या बोराइडिंग। तो इसमें क्या होता है, अभी तक जो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक हम लोगों ने कार्बोराइजिंग में सिंपली कार्बन और उसके बाद जो है साइनाइडिंग में कार्बन और नाइट्रोजन देखा था। अब यहाँ पे बोराइडिंग, यहाँ पे बोरान की बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमने हीट किया, ठीक है, स्पेसिमेन को हीट किया, स्पेसिमेन को हीट करने के बाद बोरॉन के इन्फ्लुएंस में हम लोग रख दिए, ठीक है। अब जब बोरॉन के इन्फ्लुएंस में हमने रख दिया तो क्या होगा, द कंपोनेंट्स आर पैक्ड इन हीट रेजिस्टेंस बॉक्सेस। जो बॉक्स में रखा हुआ है वो एक क्लोज्ड वैक्यूम जैसा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ मिक्सचर जो है रखे जाते हैं, एक होता है एक्टिवेटर और एक होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ बोरॉन कार्बाइड। तो बोरॉन कार्बाइड क्या करता है, जो हमें क्या कहते हैं बोरॉन देता है। बोरॉन का जो सोर्स है वो बोरॉन कार्बाइड है। और एक्टिवेटर्स क्या काम करता है, एक्टिवेटर्स आपका हो सकता है बेटा पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट या फिर सोडियम टेट्राफ्लोरोफोरेट, मतलब जो KBF4 और NaBF4 हो सकता है, ये आपका एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर क्या काम करता है, जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है ये इसको ईजी बना दे, उसको क्या कहते हैं और स्मूथ बना दे और फास्ट बना दे। तो एक्टिवेटर का काम होता है कि जो रिएक्शन इसमें हो रही है वो जल्दी फास्ट हो सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ बोरोनाइजिंग द कंपोनेंट्स आर पैक्ड इन हीट रेजिस्टेंस बॉक्सेस विथ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्यूल्स और पेस्ट ऑफ बोरॉन कार्बाइड विथ एडिशन ऑफ एक्टिवेटर्स एट 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस। 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इसको हीट किया जाता है। उसके बाद इसमें जो हमारा क्लोज्ड वैक्यूम जैसा चैम्बर है, उस चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, उस चैम्बर में हम लोग क्या कहते हैं एक्टिवेटर डालते हैं और बोरॉन कार्बाइड डालते हैं, जो कि बोरॉन का सोर्स होता है। अब ये बोरॉन कार्बाइड और एक्टिवेटर्स ये सब मिलकर क्या करते हैं, तो उस केस में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से बोरॉन जो है, जो हमें क्या कहते हैं बोरॉन कार्बाइड से मिल रहा है, वो बोरॉन क्या करता है, वो जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें डिफ्यूज़ होता है, ठीक है, और एक आयरन बोराइड की लेयर फॉर्म करता है उस स्पेसिमेन के चारों तरफ सरफेस में। ऑन द आउटर सरफेस ऑन द आउटर सरफेस जो स्पेसिमेन है उसके जो आउटर सरफेस में वो होता है बेटा आयरन मोनोबोराइड, और जो क्या कहते हैं स्पेसिमेन के जो अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है आयरन बोराइड। तो Fe2b और Fe2b क्या है, Fe2b है आयरन मोनोबोराइड और Fe2b क्या है, आयरन बोराइड। तो ये जो हमारा आउटर सरफेस में मिलता है वो आयरन मोनोबोराइड मिलता है, और अंदर या नीचे की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं या मिडिल में जाते हैं स्पेसिमेन के, तो वहाँ पे हमें आयरन बोराइड फेज मिलता है। अब ब्रिटलनेस किसकी ज़्यादा होगी, तो Fe2b फेज इज़ मोर ब्रिटल। डेफिनेटली बेटा हम सरफेस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पे Fe2b फेज जो है वो ज़्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है। अब डिज़ायरेबल है या नहीं है ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि अगर हमें एप्लीकेशन में हमारी ये रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ब्रिटल मटेरियल चाहिए तो डेफिनेटली ये डिज़ायरेबल है, लेकिन यदि अगर हमें ब्रिटल नहीं चाहिए तो उस केस में क्या कहते हैं ये हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं हो सकता है। अब हाइयर टेम्परेचर्स, लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम्स एंड हाई एलॉय स्टील फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ Fe2b फेज। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तक हम उसे हीट करें और उसमें ज़्यादा टाइम तक उसे हीट करें, और हाई एलॉय स्टील फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ Fe2b। जो एलॉइंग जिसमें ज़्यादा होती है वहाँ पे Fe2b फेज होता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन दिया हुआ है
कि अगर 0.15 mm हमें क्या कहते हैं केस डेप्थ चाहिए, तो उसे 900 डिग्री सेल्सियस तक करीब 6 घंटे तक उसको हीट करके रखना पड़ेगा उस टेम्परेचर में। किस टेम्परेचर, किस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उसको क्या कहते हैं बोरॉन कार्बाइड और एक्टिवेटर्स के साथ रख के उसे हीट करना पड़ता है। बोरॉन कार्बाइड से हमें बोरॉन मिलता है और एक्टिवेटर्स उसकी रिएक्शन को फास्ट करता है। तो बोरोनाइजिंग या बोराइडिंग का क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस इज द ट्रीटमेंट टेम्परेचर विच इज़ वेरी हाई एंड हेंस हार्डनिंग ऑफ कंपोनेंट्स बिफोर बोरोनाइजिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जैसे हमें क्या कहते हैं हार्डनिंग करना होता था बोरोनाइजिंग के पहले, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोराइडिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल और केवल बोरॉन की इन्फ्लुएंस में रख रहे हैं। बोरॉन हमें कहाँ से मिल रहा है, क्या सोर्स है उसका, तो बोरॉन कार्बाइड्स और एक्टिवेटर्स के फॉर्म में जब हम साथ में हीट करते हैं तो हमारी जो बोरॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं उस एलॉय में, उस स्पेसिमेन में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में कि ये जो सरफेस वाला पार्ट है यहाँ पे बेटा FeB है, आयरन मोनोब्रोमाइड, और यहाँ पे आयरन ब्रोमाइड है। तो ये एक स्ट्रक्चरल है कि ये सरफेस पे हमें आयरन मोनोब्रोमाइड मिलता है और यहाँ पे आयरन ब्रोमाइड मिलता है। नेक्स्ट है अपना नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग क्या कहता है कि एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ कर रहे हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोराइजिंग कार्बन को डिफ्यूज़ करना, साइनाइडिंग कार्बन और नाइट्रोजन को करना, उसके बाद क्या कहते हैं आपका अभी आपने देखा बोराइडिंग जो है वहाँ पे क्या कहते हैं बोरॉन को डिफ्यूज़ करना। तो नाइट्राइडिंग में है केवल और केवल नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ करना। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो बेटा अमोनिया गैस है जो कि रिच नाइट्रोजन होती है, तो वहाँ से इसके साथ में इसको हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है नाइट्रोजन जो है वो डिफ्यूज़ होता है। अब कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्राइडिंग क्या है, इट इज़ अ हीट ट्रीटिंग प्रोसेस दैट डिफ्यूजेस नाइट्रोजन इनटू द सरफेस ऑफ मेटल टू क्रिएट अ केस हार्डेंड सरफेस। तो केस हार्डेंड सरफेस ही हमें देख ही रहे हैं, सारा का सारा कुछ सरफेस हीट ट्रीटमेंट की ही बात कर रहे हैं। दीज प्रोसेसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन हाई कार्बन लो एलॉय स्टील्स। हाई कार्बन लो एलॉय स्टील पे हम लोग क्या कहते हैं इसको ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील्स, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिस पे हम लोग क्या कहते हैं नाइट्राइडिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। द थ्री मेन मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं नाइट्राइडिंग में वो हो सकता है गैस नाइट्राइडिंग, सॉल्ट बाथ या प्लाज्मा नाइट्राइडिंग। इसमें से भी जो मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है वो होता है गैस नाइट्राइडिंग। क्यों, क्योंकि जो अमोनिया गैस है वो ईजिली अवेलेबल है। इन गैस नाइट्राइडिंग द डोनर इज नाइट्रोजन रिच गैस। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो अमोनिया गैस है वो क्या होती है, क्या कहते हैं उसकी सप्लाई दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फिगर है आपके लिए। यहाँ पे ये देखिए अमोनिया गैस का ये चैम्बर है। अब ये अमोनिया गैस चैम्बर से ये फ्लो मीटर क्या कर रहा है, इसकी फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। यहाँ से क्या कहते हैं इस जो क्या कहते हैं आपका ये वर्क पीस जहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो चैम्बर है ये क्लोज्ड है। यहाँ पे अमोनिया गैस को क्या किया जाता है, इम्पिंजमेंट कराया जाता है या अमोनिया गैस को उसमें पोर किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, तो इन गैस नाइट्राइडिंग द डोनर इज नाइट्रोजन रिच गैस जो कि अमोनिया गैस है, दैट इज विच इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स नोन एज अमोनिया नाइट्राइडिंग। तो इसी गैस नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस जो है यूज़ होती है, इसलिए कभी कभी गैस नाइट्राइडिंग को हम लोग अमोनिया नाइट्राइडिंग भी बोलते हैं। क्या होता है, व्हेन अमोनिया कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हीटेड वर्कपीस इट डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे अमोनिया गैस अंदर आती है तो ये वर्क पीस से क्या होता है, वर्क पीस जो कि हीटेड है, ये इसमें क्या कहते हैं जो अमोनिया है NH3 हाइड्रोजन और जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें ये डिफ्यूज़ हो जाती है। क्या होता है इसमें ये डिसोसिएट हो जाती है, सॉरी, तो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो द नाइट्रोजन देन डिफ्यूजेस ऑन टू द सर्फेस ऑफ द मटेरियल क्रिएटिंग अ नाइट्राइड लेयर। जैसे ही क्या कहते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है सेपरेट हुआ तो नाइट्रोजन की एक लेयर बना लेता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन या ऑन द सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो इस तरीके से जो हमारा जैसे ही नाइट्रोजन की कोटिंग किया तो वहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा नाइट्राइडिंग भी सरफेस हीट ट्रीटमेंट हुआ। तो नाइट्राइडिंग में किस चीज़ की कोटिंग किस चीज़ का डिफ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है, अमोनिया गैस से। नेक्स्ट है अपना लेज़र हार्डनिंग। लेज़र हार्डनिंग में क्या होता है, लेज़र हार्डनिंग प्रोसेस एक बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। लेज़र हार्डनिंग प्रोसेस आप अभी तक सारा कुछ सिंपल सरफेस हार्डनिंग ही देख रहे हो तो वो भी एक इसी का पार्ट है, लेकिन ये लेज़र हार्डनिंग जो है वो थर्मो मैकेनिकल इसका एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे हीट और मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेज़र का यूज़ कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो द स्किन ऑफ कार्बन कंटेनिंग वर्क पीस, जो कि वर्क पीस हमारे पास है, जो कि स्टील या किसी की भी आयरन या कार्बन की एलॉय कोई भी हो सकता है, तो उस पर जो उसकी सरफेस होती है उसको हम लोग सरफेस क्या स्पेसिमेन को हम लोग सरफेस को हीट करते हैं जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। जो भी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उससे उससे उसके नीचे उसको हीट किया जाता है, और ये करीब 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो हो सकती है। यहाँ पे 900 से 1400 दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 900 से 1200 भी हो सकता है, 900 से 1000 भी हो सकता है, 800 से 900 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर रेंज पे आप मत जाइएगा, डिपेंड करता है कि हमारा स्पेसिमेन कैसा है, बस उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो उस मेल्टिंग पॉइंट से वो कम होना चाहिए। अराउंड 40% ऑफ द इरेडिएटेड पावर इज एब्जॉर्ब। अब इसको यदि अगर मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपके पास फिगर है, ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपकी हार्डनेस की जो डेप्थ है, ये आपकी डेप्थ है एक्चुअली, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये आपका ये बीच में सपोज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन मतलब कि जो कूलिंग हो रही है, जो क्वेंचिंग हो रही है, वो यहाँ पे नेचुरल कूलिंग हो रही है, नेचुरल क्वेंचिंग हो रही है। ये आपका फीड रेट है, मतलब इसका जो लेजर का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, ऐसे आगे पीछे होगा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं हम लोग देख रहे हैं। ये जो ऑसिलेटिंग लेज़र बीम है, ये इस पर क्या होती है, इस पर पड़ती है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, हीट रेडिएट करती, कुछ हीट रेडिएट करती है और कुछ पार्ट जो है इसके अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ जाती है तो वो तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, है ना। अब उसको यानी कि वो स्पेसिमेन हमारा हीटेड हो गया। अब जो हमारी क्या कहते हैं हीट रेडिएट हो गई, वो वापस जो है लेज़र बीम में वापस चली जाती है। उस केस में अब क्या होता है, इन व्हेन नॉमिनल टेम्परेचर, एक सेकेंड, when nominal temperature has been reached, the laser beam starts to move, thereby steadily hitting the surface in the direction of feed। जैसे ही नॉमिनल टेम्परेचर मिलता है तो लेज़र बीम जो है वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। ये आपकी क्या कहते हैं लेज़र बीम है, ये आपकी मूव करने लगेगी जैसे ही उसका नॉमिनल टेम्परेचर जो है टारगेट अचीव हो जाता है, वो ऑटोमेटेड होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसका जो मूवमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एज द लेजर बीम मूव्स ऑन, द सराउंडिंग मटेरियल कूल्स डाउन द हॉट सरफेस वेरी क्विकली इन अ प्रोसेस नोन एज सेल्फ क्वेंचिंग। अब भाई देखो, जैसे क्या कहते हैं, ये हमारा लेजर, ये हमारा जो लेज़र का जो फोकस है, ये हमारा आगे की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर से भी कूल हो रहा होगा नेचुरल क्वेंचिंग के थ्रू, और नीचे से भी हो रहा होगा, तो ये पार्ट बहुत तेज़ ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि रेडिएटेड वाली हीट जो है वो तो तुरंत उसने खींच लिया वापस लेजर ने, और वो आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो है उसकी जो कूलिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। एज द लेजर बीम मूव्स ऑन, द सराउंडिंग मटेरियल्स कूल डाउन द हॉट सरफेस वेरी क्विकली इन अ प्रोसेस नोन एज सेल्फ क्वेंचिंग। सेल्फ क्वेंचिंग मतलब अपने आप हो रहा है वो ठंडा। एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड कूलिंग, यहाँ पे जो कूलिंग हो रही है वो फास्ट हो रही है, द मेटल लैटिस इज अनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म प्रोड्यूसिंग मार्टेनसाइट। तो यहाँ पे हमें जो गेन होता है, हमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो मार्टेनसाइट फॉर्म होता है, जो कि आपने देखा था कि मार्टेनसाइट फेज क्या होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दिस रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हार्डनेस। जैसे ही मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलता है तो उसकी हार्डनेस डेफिनेटली क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। द हार्डनिंग डेप्थ ऑफ द आउटर लेयर इज नॉर्मली 0.1 to 0.5 mm, ऑल्दो ऑन सम मटेरियल्स इट मे बी 2.5 mm और मोर। जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करता है, आपका मटेरियल है, आपका एलॉय क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा फ्लेम हार्डनिंग और या इंडक्शन हार्डनिंग। बहुत ही आसान है। जो ये बेसिकली क्या होता है, जो गियर्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे इसकी यूज़ बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन है। इंडक्शन हार्डनिंग क्या करता है, एक फ्लेम से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और एक फ्लेम से हम ठंडा करते जाते हैं, बस। इंडक्शन हार्डनिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को जो हम क्या कहते हैं, तुरंत किसी में हम वर्क पीस पे बम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, और ये मीडियम से हाई कार्बन स्टील में होता है। फ्लेम हार्डनिंग, अब यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल जो है वो क्या कहते हैं, हीट करता है वर्क पीस को वाया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र होता है हीट यहाँ पे। तो बोथ प्रोसीजर यूज क्वेंचिंग आफ्टर हीटिंग ऑफन फॉलोड बाई टेम्परिंग और स्ट्रेस रिलीविंग। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस वाले फिगर को यदि अगर आप देखना चाहें, और यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये हीट करने के लिए है, कॉइल से जो कि उसको हीट कर रही है। ठीक है, गियर को चारों तरफ से कूल कर दिया और एक ऊपर से क्या कहते हैं लगा दिया है जो उसको ठंडा करे। ठीक है,
यहाँ ये वाला फिगर यदि अगर आप देखें तो ये देखो बेटा, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, ये उसको हीट कर रहा है, और जैसे ही ये हीट करता है तो हीट कैसे कर रहा है, ऑक्सी फ्यूल बर्नर्स, ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल से। अब क्वेंचिंग जेट्स, जैसे ही ये एक बार इसने हीट कर दिया, इसकी सरफेस पे देखिए ये टेम्परेचर जो है अलग ही दिख रहा है। जैसे ही क्या कहते हैं इस टेम्परेचर पे पहुंचा तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेंचिंग जेट्स को चलाया जाता है, उसको हटाया साइड में और क्वेंचिंग जेट्स को जला दिया गया। क्वेंचिंग जेट्स क्या करता है, तुरंत इसको ठंडा करता है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये डार्क कलर दिख रहा है इसकी जो हार्डनेस होगी वो अलग ही हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अंदर वाले मटेरियल को देखा जाए तो द कैन बी यूज ऑन फ्लैट सर्कुलर शेप्ड कंपोनेंट, जो कि टीथ और गियर्स वगैरह में इसका बहुत यूज़ होता है, बट इज बेस्ट सूटेड टू सर्कुलर कंपोनेंट्स सच कैन बी रोटेटेड बिटवीन सेंटर्स। द स्टेप थर्मल ग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड नेसेसिटी हाई फ्लेम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल वगैरह चाहिए होता है, विद द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग बर्निंग डिसऑर्डर। अब इसमें नो डाउट कि ओवर हीटिंग का क्या कहते हैं रिस्क ज़्यादा होता है। सो द प्रोसेस इज़ यूजुअली ऑटोमेटेड यूजिंग स्पेशली शेप्ड बर्नर्स। यहाँ पे ये टोटली ऑटोमेटेड इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो जब ये ऑटोमेटेड होता है तो स्पेसिमेन हमारा कैसा है, एलॉय कैसा है, तो उस कोई जल्दी हीट हो जाता है, उस टेम्परेचर में आ जाता है, कोई कम देर में आता है, तो इसलिए उस पर भी डिपेंडेंट होता है। और ये जनरली जो ये हमारा क्या कहते हैं मेथड है, और क्या कहते हैं फ्लेम हार्डनिंग का, ये क्या होता है, ये आपका ऑटोमेटेड होता है। ये भी हमारा क्या कहते हैं सरफेस हीट ट्रीटमेंट ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आयन इम्प्लांटेशन। यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे डिफ्यूज़न था, लेकिन अब हम अभी क्या देख रहे हैं कि आयन इम्प्लांटेशन क्या करता है। एक्चुअली यहाँ पे आयन को हम लोग उसकी सरफेस पे पेनेट्रेट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब किसी भी टाइप का डिफ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे आयंस को हम लोग उसके अंदर जो है डालते हैं। अब ये कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं कि एक वैक्यूम चैम्बर है यहाँ पे, ठीक है। आयन गन है जो कि आयन को ये क्या कहते हैं बम्बार्ड कराती है। ये हमारा क्या है स्पेसिमेन है या कंपोनेंट है जिस पे इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बम्बार्डमेंट होगा किसका, आयंस का। अब वंस इम्प्रीग्नेटेड इनटू द सरफेस, यानी कि जब वो पेनेट्रेट हो जाता है सरफेस में आयंस, द आयंस लूज देयर एनर्जी एंड स्टॉप मूविंग। अब जैसे यहाँ से ये तो बहुत ही फास्ट आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर घुसा तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है और वो मूवमेंट अपना स्टॉप कर देता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेटेड इन द सरफेस लेयर्स इंप्रूव मैकेनिकल एंड फटीग प्रॉपर्टीज एज वेल एज करोजन एंड वियर रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ पे आयंस जो है वो क्या कहते हैं पेनेट्रेट हुए हैं, वो क्या करते हैं करोजन और वियर जो है वो क्या करते हैं उसको रोकते हैं। अब यहाँ पे यदि अगर आप समझो तो यहाँ से समझो कि ये आपका क्या कहते हैं आयन सोर्स है, यहाँ से आयन आपका आया, ये इलेक्ट्रिकल लेंस इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो कन्वर्ज हो सके, वो डाइवर्ट ना हो अपने रास्ते से। ये आपका मास सेपरेटर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये क्या करता है उसको एक डायरेक्शन देता है। ये हैवी, ये जो स्लिट का है, स्लिट का काम ये है कि यूनी डायरेक्शनल हो, ये एक डायरेक्शनल में जाए, ठीक है, और एक्सिलरेट होते हुए जाए। अब ये जो एक्सिलरेटर है वो क्या काम कर रहे हैं, ये इस चीज़ को एक्सिलरेट कर रहे हैं, कन्वर्जिंग। देखो इसका जो शेप है वो क्या है, एरो के जैसा बना हुआ है। तो क्या हो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा रेज अंदर की तरफ जाएं और एक स्ट्रीम लाइन होके वो क्या कहते हैं आगे की तरफ बढ़ें। ये जो आपका वाई एक्सिस डिफ्लेक्शन प्लेट है वो ये कहता है कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर की तरफ जाएं और जो हमारे काम की जो रेज है, जो आयंस हैं, वो हमारा क्या कहते हैं इधर आ जाएं। तो ये एक तरीके का सेपरेटर होता है, फिल्टर बोल सकते हो आपको, जो कि फ़िल्टर करता है। ये इसका स्पेसिमेन का जो सरफेस है, इसी सरफेस में जो आयंस होते हैं जो प्योर फॉर्म में आते हैं, इम्प्योरिटीज़ बाहर हो गई, आयंस जो हमारे पास यहाँ पे आए वो क्या हो जाते हैं पेनेट्रेट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन इम्प्लांटेशन सिस्टम। अब यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन जो अभी आपने आपको समझाया है वो यही बता रहा है। अ गैस कंटेनिंग द डिजायर्ड इम्प्योरिटी इज आयोनाइज्ड, ठीक है, उसको आयनाइज किया जाता है आयन सोर्स में। दी आयंस आर जनरेटेड एंड रिपेल्ड फ्रॉम देयर सोर्स इन द डाइवर्जिंग बीम दैट इज फोकस्ड बिफोर इट पासेस थ्रू अ मास सेपरेटर दैट डायरेक्ट्स ओनली द आयंस ऑफ द डिजायर्ड स्पीसीज थ्रू अ नैरो एपर्चर। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये चला और ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। आपका जो नैरो एपर्चर्स थे, जो सकरे जो पतले पतले से थे, उस रास्ते से एक डायरेक्शन में वो जो है आगे की तरफ ट्रेवल कर पाए। अ सेकेंड लेंस फोकस दिस रिजॉल्व बीम देन पासेस थ्रू एन एक्सेलरेटर। ये क्या काम कर रहा है, जो सेकेंड लेंस है वो क्या कर रहा है टारगेट करने का काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो रास्ते से जो भटक गए हैं, जो लेयर्स, जो आयंस जो है जो इधर उधर जो डाइवर्ट हो गए हैं, वो भी अपने रास्ते पे आ जाएं। इसीलिए जो मास सेपरेटर रखा गया है ये भी एक फ़िल्टर का काम कर रहा है, यहाँ पे भी इम्प्योरिटी जो है वो बाहर आ जाए और जो आयंस है जो काम के हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाएँ।
द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में भी 20 किलो वोल्ट टू एज मच एज 250 किलो वोल्ट 250 किलो वोल्ट। तो जो हमारा एक्सेलरेटर है वो उसके जो वोल्टेजेस हो सकते हैं वो हाई हो सकते हैं, 20 किलो वोल्ट से 250 किलो वोल्ट तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना है, कितना इम्पिंजमेंट कितना जो है हमें क्या कहते हैं इम्प्लांट करवाना है आयंस को। इन सम आयन इम्प्लांटर्स द मास सेपरेशन ऑकर्स आफ्टर द आयंस आर एक्सीलरेटेड टू हाई एनर्जी। डेफिनेटली बेटा, जो हमने अभी यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे जो चीज़ मास सेपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सेटअप यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं पे कुछ सिस्टम्स में यहाँ होता है और कुछ सिस्टम में यहाँ पे होता है। तो क्या कहते हैं, ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। फिर द एक्सल हाँ ये हो गया। फॉर दिस पर्पस द फोकस्ड आयन बीम इज स्कैंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली ओवर द सरफेस ऑन द वेपर इन द टारगेट चैम्बर। तो जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो आई है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम बोल रहा हूँ, जो आयंस जो आए हैं जिनको पेनिट्रेट करना है वो इस सरफेस में ईजिली जो है पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका सरफेस जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेटेलोग्राफिक स्टडी। मेटेलोग्राफिक स्टडी क्या होता है, सिंपल सी बात है बेटा। जैसे ऑर्थोग्राफिक स्टडी होती है, मतलब उसमें एंगल कौन सा होता है, उसके बाद क्या कहते हैं ज्योग्राफिक स्टडी होती है। तो ये मेटेलोग्राफिक स्टडी क्या है, मेटल ग्राफिक स्टडी। तो मेटल्स की ग्राफिकल स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलोग्राफिक स्टडी। जैसे आप क्या कहते हैं किसी का माइक्रो स्ट्रक्चर ले लो, आपने इस लेंस से जैसे मान लो ऑप्टिकल लेंस हुआ या इलेक्ट्रॉन बीम लेंस हुआ, इससे आपने किसी भी मटेरियल को देखा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा। तो अब उस इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं कि इसका क्रिस्टल का शेप क्या है, ग्रेन साइज़ क्या है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा मेटेलोग्राफिक स्टडी। मेटेलोग्राफिक स्टडी इज द इमेजिंग, यानी कि जो पिक्चर क्लियर करना, पिक्चर कैप्चर करना है ऑफ टोपोग्राफिकल और माइक्रो स्ट्रक्चर। टोपोग्राफिकल और माइक्रो मतलब फिजिकली जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं सरफेस ऑफ द मटेरियल के, उनको क्या कहते हैं ये कैप्चर करता है। दी स्ट्रक्चर स्टडीड बाई मेटेलोग्राफी आर इंडिकेटिव ऑफ द प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इनडायरेक्टली माइक्रो स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होती है। और यदि अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ को हम लोग मेटेलोग्राफिक स्टडी बोलते हैं। The microstructure of a material such as metals, polymers, ceramics or composites can strongly influence physical properties such as strength, toughness, ductility, hardness and etc. तो डेफिनेटली माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेटा वो अपनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो उस पर उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और यदि अगर माइक्रो स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहा है तो इसी माइक्रो स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग मेटेलोग्राफिक स्टडी बोल सकते हैं। या और आसान शब्दों में अगर समझें तो मेटेलोग्राफी स्टडी ये कहती है कि आपने ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करना जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी को वो स्टडी करना होता है। मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ उस मेटल की माइक्रो स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है और उसी माइक्रो स्ट्रक्चर की डिपेंडेंसी या उसी माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी मेटेलोग्राफिक स्टडी कहलाती है। तो ये हो गया मेटेलोग्राफिक स्टडी। अब इसमें दो छोटे छोटे दो टॉपिक सिलेबस में हैं जो अपने अंडर में आते हैं। वो है बेटा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो आप बचपन से देखते हुए आए हो उस माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया है। ये क्यों बात किया है ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो क्योंकि यहाँ पे जो मेटेलोग्राफिक स्टडी होती है वो इन्हीं दोनों के थ्रू नहीं होती बल्कि माइक्रोस्कोप्स के थ्रू होती है। तो इन जो हम क्या कहते हैं मेटेलोग्राफिक स्टडी करते हैं तो उसमें बेसिकली हम ये दो टाइप ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो ऑप्टिकल या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो कि आप इजीली स्कूल से देखते हुए आए हो, लैब वगैरह में भी होगा, आपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे वहाँ पे भी आपने देखा होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कॉमनली यूजेस विजिबल लाइट एंड अ सिस्टम ऑफ लेंसेज टू जनरेट मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आप क्या कहते हैं कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो पिक्टोरियल व्यू है, जो इनर व्यू है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है आसानी से। ये कैसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे स्पेसिमेन है, यहाँ से आप क्या इसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे फॉर्म होती है, यहाँ से आप इसको देखते हो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये उसके सरफेस है जहाँ पे ये रखा जाता है। ये जो हमारा इजीली माइक्रोस्कोप है ये उसका सरफेस है जहाँ पे वर्कपीस रखा गया है और ये वर्कपीस क्या कहते हैं यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना।
तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। इसके इसके क्या कहते हैं, जो फिगर है वो देख लीजिएगा। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और ये जो है विजिबल लाइट जो है यूज़ करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई लाइट हमें चाहिए, अलग से कोई रेज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो नॉर्मली जो विजिबल लाइट होती है उसको ये यूज़ करता है। और इसमें जो लेंसेज होते हैं वो मैग्नीफाइड इमेज जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के देते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, वो ये भी माइक्रोस्कोप ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम होता है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई भी हम लाइट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कि लाइट रेज या विजिबल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन बीम जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। और ये एक्सेलरेटेड होती हैं, एक्सेलरेटेड मतलब बहुत ही हाई वेलोसिटी से ये आगे की तरफ आती हैं। ये दोनों क्या है, ये मैग्नेटिक लेंस है। मैग्नेटिक लेंस क्या काम करते हैं, जो भी लेंस आपकी जो मतलब डाइवर्जिंग टाइप की जा रही है, उसको सबको ये कन्वर्ज करके जो है वो आगे की तरफ वो प्रोसीड करे। तो ये सारा का सारा जो ये वाइट कलर से दिख रहा है, ये आपको मैग्नेटिक लेंस है। ये मैग्नेटिक लेंस का जो कॉम्बिनेशन ये क्या कर रहा है, उस रेज को सबको कन्वर्ज कर रहा है। और जब कोई चीज़ कन्वर्ज होती है तो बेटा उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इस पूरे फिनोमिना में यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड थे लेकिन डायरेक्शन नहीं था। यहाँ पे उसने डायरेक्शन बनाया और इसको और ज़्यादा कन्वर्ज करने की कोशिश किया है, एकदम से एक सिंगल बीम की तरह। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में क्या करता है, इस जो भी स्पेसिमेन हमने रखा हुआ है उसको ये यहाँ से दिखाता है और इसका रिफ्लेक्शन जो है ये यहाँ पे होता है। तो जो कि हमें यहाँ पे दिखता है, ये हमारा विजिबल पॉइंट है या ऑब्जर्वर पॉइंट है, यहाँ से हमें उस चीज़ को ये हमें दिखाई देता है। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैविंग अ हाई रिजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो इमेज नहीं दे पाता, जो क्वालिटी नहीं दे पाता है, वो यहाँ पे मिलती है। मतलब एक तरीके से जैसे आपने मूवी वगैरह देखते हो तो उसकी क्वालिटी 360 है, 480 है, और एक होती है HD। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, जो हमारा वो नहीं दे पाता, वो हमें ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है। एबल टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोप होता ही इसीलिए है। नैनोमीटर्स तक ये मैग्नीफाई कर सकता है। विच आर फॉर्म्ड बाई कंट्रोल्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम कैप्चर्ड ऑन फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। तो ये एक वैक्यूम चैम्बर होता है पूरा का पूरा। और ये हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से बेटा हमारा तीसरा यूनिट जो है आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो या नेक्स्ट यूनिट होगा अपना 4th यूनिट होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने देखा कि केस कार्बोराइजिंग क्या होता है। पहले तो सरफेस हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखा था। सरफेस हीट ट्रीटमेंट के बाद हम लोगों ने केस कार्बोराइजिंग देख लिया, साइनाइडिंग देख लिया, बोराइडिंग देख लिया, नाइट्राइडिंग देख लिया, लेज़र हार्डनिंग देख लिया, फ्लेम हार्डनिंग, आयन इम्प्लांटेशन, मेटेलोग्राफिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में देख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बार आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, इसकी जो भी अपनी डाउट क्लास होती है, उस डाउट क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, अपने डाउट क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।